ओम नमः शिवाय। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग सीधा बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण 2026, जो कि पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को ठीक आज से 1 महीने के बाद ये ग्रहण लगने वाला है। ये ग्रहण के पीछे जो मेरा रिसर्च वर्क है उसको आप समझिएगा, और ये ग्रहण खतरनाक क्यों है इसको भी आप समझिएगा। 1961 में ठीक ऐसा ही ग्रहण लगा था, और ये जो ग्रहण लग रहा है इसका जो एरिया है, थोड़ा बहुत ही थोड़ा पार्ट आपको साउथ अफ्रीका के पास दिखाई देगा, अर्जेंटीना में थोड़ा पार्ट इसका दिखाई देगा, और जो मैक्सिमम पार्ट होगा वो अंटार्कटिका पे होगा। यानी ह्यूमन बीइंग्स के लिए कहा जाए तो बहुत कम परसेंटेज में इसको देखने को मिलेगा। ये एक प्रकार से वलयाकार होगा जिसमें रिंग ऑफ फायर बनेगा, और रिंग ऑफ फायर बनने के पीछे का रीज़न क्या है कि जो मून होगा, जो रिलेटिव साइज़ जो हम देखते हैं, रिलेटिव साइज़ जो है वो एक्चुअल साइज़ है, लेकिन जो विज़िबल साइज़ हमको दिखाया जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आकर सूर्य को ढकेंगे, तो उस समय जो रिलेटिव साइज़ रहेगी, वो पूरे तरीके से नहीं ढकेंगे। ऐसा लगेगा कि एक सर्किल है, उसके बीच में एक सर्किल से थोड़ा छोटा कोई बॉल आकर उसको ढक रहा है। इसी को वलयाकार कहते हैं, क्योंकि इसमें रिंग ऑफ फायर बनता है। अब जब-जब अंटार्कटिका पर ये ग्रहण देखा गया है, चाहे 1961 की बात कर लीजिए, 1967, लगातार 1960 से 70 के बीच में ये 2 बार इसी एरिया में देखने को मिला था। इसके बाद पूरे टाइम कहीं पर भी ये ग्रहण नहीं दिखाई दिया, और अब 2026 में एग्ज़ैक्टली उसी पॉइंट को ये लोकेट कर रहा है। और इस बार का जो ग्रहण पड़ रहा है वो धनिष्ठा नक्षत्र में पड़ रहा है, और साथ में कुंभ राशि में पड़ रहा है। अब धनिष्ठा नक्षत्र क्या होता है इसको आप समझिएगा। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, और मंगल का जो ये नक्षत्र है, कुंभ राशि में इसके 2 पार्ट होते हैं, और बाकी जो 2 पार्ट होते हैं वो मकर राशि में होते हैं। यानी तीसरा और चौथा चरण जो होगा जिसमें ये ग्रहण लग रहा है, ये कुंभ राशि में रहेंगे। ये सूर्य केतु ग्रहण नहीं है, ये सूर्य राहु ग्रहण है। 2 तरीके के ग्रहण भी होते हैं। तो सूर्य का राहु के साथ एक साथ युति बनाना, सूर्य ग्रहण, और उसी समय चंद्रमा, क्योंकि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक लाइन में हो, और राहु केतु का जो एक्सिस है जो कि 5 डिग्री से टिल्टेड होता है, वो एकदम कोलिनियर हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में ग्रहण दिखाई देता है। अब इस ग्रहण का क्या पूरे वर्ल्ड में एक इफेक्ट पड़ेगा, और मैं आपको इम्पोर्टेंट बता ही दिया हूँ, क्योंकि हम अपने देश का इतिहास ओपन कर ले 1960 से 1970 तक कई प्रकार के युद्ध हुए हैं, और उसी तरीके का, क्योंकि हमारे देश की मंगल की महादशा भी प्रारंभ होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा मुझे इस चार्ट में जो बन रहा है 17 फरवरी 2026 को, ये 1961 और 1967 में जिस तरीके से सूर्य ग्रहण पड़ा था, उससे ये मैच हो रहा है। इसके बीच में कई बार अंटार्कटिका पर ये बना है, लेकिन वो पार्शियल है। पार्शियल सूर्य ग्रहण की कहानी अलग होती है। ये पूरे तरीके का टोटल इक्लिप्स हम लोग ये कह सकते हैं, अंटार्कटिका के पॉइंट ऑफ रेफरेंस से अगर हम लोग देखते हैं। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि अंटार्कटिका पे तो कई बार किस ईयर में गूगल पे आप सर्च कीजिएगा बहुत सारे डेटा दिखाएगा, लेकिन आप जब देखिएगा कितना परसेंट उसको कवर कर रहा है, तो 100% ये कवर होगा, और उस लोकेशन पे अगर आप जाएंगे तो, जो कि पॉसिबल नहीं है बहुत ज़्यादा, तो उस लोकेशन से आपको दिखाई देगा जो सूर्य है वो चंद्रमा उसको पूरे तरीके से नहीं ढक पाया, और रिंग ऑफ फायर आपको दिखाई देगा। धनिष्ठा नक्षत्र, क्योंकि मंगल का नक्षत्र होता है, बहुत ही एक्टिव नक्षत्र माना जाता है। मंगल ऊर्जा के कारक भी होते हैं। जब ये ग्रहण लगेगा तो मंगल भी अपने उच्च राशि में रहेंगे। सूर्य की सिंह राशि में ऑलरेडी केतु का गोचर चल ही रहा है, और सूर्य नवमांशा में भी जब ये ग्रहण रहेगा वो मंगल की राशि में रहेंगे। थोड़ी बात को समझिएगा, गंभीरता को समझिएगा इसको। मैं ज़रूर यहाँ पर बताऊँगा प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये ग्रहण कुछ इस तरीके से लग रहा है कि सूर्य उस समय, सूर्य की राशि में केतु का विराजमान होना, और मंगल जो रहेंगे
वो अपने उच्चतम राशि में यानी मकर में ही गोचर करेंगे। कुंभ में बहुत सारे ग्रह एक साथ हो जाएँगे और इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बेहद खतरनाक कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कुंभ राशि के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई होगा इसमें तो कुंभ राशि वाले लोग होंगे और अगर आप नक्षत्र वाइज़ देखें तो धनिष्ठा नक्षत्र वाले लोग इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। जहाँ पर भी एनर्जी है वहाँ पर धनिष्ठा है, आप ये चीज़ याद रखिएगा। एक अ, मतलब आप एक प्रकार से समझ लीजिए कि कोई ऑडिटोरियम है, वहाँ पर कुछ प्रोग्राम हो रहा है। तो वहाँ पर जब भी प्रोग्राम हो रहा है, कल्चरल एक्टिविटी कहीं पर हो रही है, तो वहाँ पर आप धनिष्ठा नक्षत्र को ही पाइएगा क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र को एनर्जी पसंद है और कहीं पर भी अगर एक प्रकार से मैनेजमेंट रिलेटेड कोई काम हो या एक प्रकार से कल्चरल एक्टिविटी हो, एकजुट होकर जहाँ पर एक तरीके से लोग एकजुट हो जाते हैं, उनका गैदरिंग होता है, उस समय वो धनिष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत ही आता है, यानी मासिव चीज़ें होंगी। अब इसी मासिव चीज़ों से लेकर मुझे डर क्या है कि इस समय मासिव दुर्घटनाएँ होंगी, ऐसी दुर्घटना होंगी जिसमें कि बहुत ज़्यादा मास ऑफ पीपल को परेशानी होगी। एक तो सूर्य की राशि में केतु ऑलरेडी विराजमान है और सूर्य खुद ग्रसित रहेंगे, तो सूर्य का जो भी पावर बचा हुआ है, वो राहु कुछ टाइम के लिए ग्रसित करेगा और जब वो ग्रसित करेगा तो इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा, फिर चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है। तो धनिष्ठा नक्षत्र को अगर आप समझिएगा तो काफ़ी एनर्जेटिक नक्षत्र होता है, मंगल का नक्षत्र है और मंगल एनर्जी का कारक होता है, यानी हर जगह एनर्जी से रिलेटेड चीज़ों की ही हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। और इस ड्यूरेशन में जो भी एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो बहुत तेज़ी से उनके रेट बढ़ेंगे। शेयर मार्केट का गिरना भी इस कारण से बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। ऑलरेडी मैंने डेट बताया हुआ है कि 17 फरवरी से लेकर 27 अप्रैल तक का जो टाइम रहेगा थोड़ा हाईली सेंसिटिव रहने वाला है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो मैं ऑलरेडी पहले भी बताया हूँ, लेकिन अब इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या सूतक काल लगेगा? तो आंसर है नहीं। क्योंकि हमारे देश में विज़िबल नहीं है और पूरे वर्ल्ड में भी कहा जाए तो बहुत ज़्यादा विज़िबल नहीं है। ये केवल साउथ अफ्रीका के कुछ पार्ट में देखने को मिलेगा, अर्जेंटीना के कुछ पार्ट में देखने को मिलेगा और अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम पार्ट जो होगा जहाँ से विज़िबल होगा, वो अंटार्कटिका होगा। अब जनरल लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अंटार्कटिका आप लोगों को पता है कि वहाँ पर कोई रहता नहीं है और वहाँ पर इतना ठंडा इलाका होता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं जीवित रह सकता, इतना ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर रहता है और उसका कनेक्शन भी कहीं से नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जब-जब अंटार्कटिका पर पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया है तब जो है कुछ ना कुछ युद्ध की संभावनाएँ बढ़ी हैं और युद्ध की संभावना बढ़ने के पीछे भी मतलब जो रीज़न बन रहा है कि मंगल उच्च राशि में रहेंगे और ग्रहण में भी जो प्रभाव पड़ेगा वो सूर्य का, बुध का, ये सारे ग्रह जो रहेंगे एक साथ ग्रहण देंगे। मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा, आप देख सकते हैं। तो राहु, सूर्य, मंगल, शुक्र, चंद्रमा यहाँ पर नहीं मेंशन्ड है, तो चंद्रमा भी यहाँ पर रहेंगे और पाप कर्तरी योग का फॉर्मेशन होगा। केवल इतना ही रहता कि ग्रहण हो रहा है, वो पाप कर्तरी योग का फॉर्मेशन होगा और उस पाप कर्तरी योग में देखा जाए, तो केवल बृहस्पति देव एक ऐसे देवता हैं जो कि अपनी नवम दृष्टि से उसको रोकने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि साक्षात विष्णु भगवान को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़े या साक्षात विष्णु भगवान का आशीर्वाद हम तक पहुँचे, ऐसे कंडीशन में इसी तरीके के कुछ ग्रह के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो बन जाते हैं बेसिकली। तो बृहस्पति यानी बृहस्पति को साक्षात देवताओं के गुरु कहा जाता है। बृहस्पति को हम लोग बृहस्पति देव की पूजा करते हैं और बृहस्पति देव मतलब मैं तो नारायण को ही मानता हूँ। तो नारायण जी बृहस्पति के एक प्रकार से कहा जाए तो हम लोग के ऊपर जो भी कृपा होती है वो बृहस्पति देव के कारण ही होती है। तो बृहस्पति देव यानी जो विष्णु देवता हैं वो जागृत रहेंगे इस समय बचाने के लिए और
केतु, राहु एक्सिस पर बहुत सारे ग्रहों का एक साथ जुड़ना और साथ में वहाँ पर पाप करते रही होना, मेरे ख्याल से इतनी पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि प्रत्येक लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा और देश विदेश में क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि एक सडन जब भी राहु का सूर्य के साथ ग्रहण होता है, तब सडन कहीं न कहीं पर कुछ ना कुछ परेशानी होती है और ये परेशानी जो मैं देख पा रहा हूँ, यूरोप का एरिया, साउथ ईस्ट एशिया का एरिया, ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ईरान ये का जो है अमेरिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रहा है और ये कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ सकता है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की एक्टिविटीज़ हैं, इसमें बहुत ज़्यादा शक नहीं है कि इस बीच में बहुत सारे जो एयर सिस्टम्स होते हैं उनका परीक्षण किया जा सके और कुछ ना कुछ यहाँ पर जो चीज़ें होंगी, क्योंकि मेदिनी ज्योतिष ने भी यहाँ पर ये क्लियर किया हुआ है कि कुछ बड़ी घटनाएं होंगी जिससे कि मासिव लोगों की जान जा सकती है। तो ऐसे कंडीशन में मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी कुछ चीज़ें ना हो, लेकिन प्रत्येक लग्न वाले सावधान ज़रूर हो जाइएगा। और हमारे देश में भी दो 2026 की बात किया जाए तो 2026 का अप्रैल का जो मंथ है, या आप फरवरी से अप्रैल तक का की बात किया जाए, तो कहीं न कहीं पे भारत के पूर्वी पार्ट में, चाहे वो बंगाल का पार्ट हो, चाहे उड़ीसा का पार्ट हो, वहाँ पर मासिव परेशानी भी देखने को मिलेगी। हालाँकि साक्षात जगन्नाथ जी जहाँ पर हों, वहाँ पर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन कैलकुलेशन में अगर मेदनी बता रहा है तो उसको थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं प्रत्येक लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस समय कुछ जो घटनाएँ होंगी ऑलरेडी पुराने वीडियो में बताया हुआ है। अब हम प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसको समझते हैं और थोड़ा फास्ट इसको रखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेष लग्न में। देखिए, मेष लग्न में धनिष्ठा नक्षत्र आपके मतलब आप मेष लग्न हो या मेष राशि हो, इसमें अश्विनी, भरणी और कृत्तिका के ही चरण होते हैं और वहाँ पे धनिष्ठा नहीं होता है। लेकिन धनिष्ठा जो है आपके इनकम के पोर्शन पे है। इनकम पोर्शन में कोई भी ग्रह उपस्थित होता है तो उसको खराब नहीं माना जाता है। और मंगल का दशम भाव में रहना, लग्नेश आपके उच्च राशि में रहेंगे तो कोई बहुत बड़ी परेशानी एटलीस्ट मेष लग्न वाले जातकों को नहीं होगा। आय के साधन इस ग्रहण के फलस्वरूप जो रहेंगे वो बढ़ेंगे। थोड़ी-सी जो परेशानी हो सकती है, सस्टेश जो है, वो आपके इनकम में जाकर बैठा तो कुछ परेशानियाँ बड़े भाई-बहनों को लेकर हो सकता है। इनकम में कुछ संघर्ष करने के बाद थोड़ी इनकम हो सकती है, लेकिन जो गर्भवती महिलाएँ हैं उनको बहुत ज़्यादा सावधानी रखना चाहिए। तो ग्रहण का समय गर्भानी के योग भी यहाँ पर बनता है। उपाय लास्ट में एक साथ बताऊँगा ताकि आप सभी लोग इस उपाय को नोट करके चलिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे जो लग्न है यानी वृषभ लग्न पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा? आइए देखते हैं। देखिए, वृषभ लग्न में अगर आप देखिएगा तो ये ग्रहण जो रहेगा आपके दशम भाव में होगा। दशम भाव में सूर्य, राहु, ये क्रूर ग्रह जब भी या पाप ग्रह जब भी दशम भाव में होते हैं, तो वहाँ पर उनकी शक्ति बढ़ जाती है, उपचय भाव कहा जाता है। लेकिन एक प्रकार से देखा जाए, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। मंगल जो है आपके भाग्य भाव में उच्च के हो गए हैं, लेकिन अत्यंत मारक भाव है। तो यहाँ पे ग्रहण लगने का मतलब है कि पैर में किसी प्रकार के चोट-चपेट लगने की संभावना, घुटने के नीचे का जो पोर्शन है या घुटने से लेकर किसी प्रकार के दर्द और ज़्यादा इस ड्यूरेशन में बढ़ सकते हैं। जो लोग आर्थराइटिस है, उनको बहुत ज़्यादा इस समय ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर अकस्मात जॉब में किसी प्रकार की सडन परेशानी भी वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए आ सकती है और लंग्स इन्फेक्शन इत्यादि के बढ़ने की संभावना इस ड्यूरेशन में, इस ग्रहण के बाद ज़्यादा फैल सकती है। तो उपाय जो लास्ट में बताऊँगा, एक साथ सभी लोगों को उसको फ़ॉलो करना है। मिथुन लग्न की बात किया जाए तो मिथुन लग्न में अगर आप देख रहे होंगे तो ये ग्रहण आपके नवम भाव में लग रहा है। नवम भाव में सूर्य को ग्रहण लग रहा है। सूर्य अपने राशि को देख रहे थे, वहाँ पर केतु बैठ गए और सूर्य राहु से ग्रसित हो गए। यानी पूरे तरीके से राहु केतु एक्सिस पर सूर्य का ग्रहण सीधा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में धन हानि की संभावना हो सकती है। किसी प्रकार के नए फंड्स का इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। जो भी चीज़ें लक से चलती हैं, जैसे शेयर, सट्टा, लॉटरी होता है, उनमें अगर आप निवेश करते हैं तो काफ़ी बड़ी हानि
इस ड्यूरेशन में एटलीस्ट मिथुन लग्न वाले जातकों को देखने को मिलेगा। आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, उसमें भी कुछ परेशानियों के बाद ही यात्रा सफल होगी। तो यात्रा करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच लीजिएगा, क्योंकि यात्राएँ धार्मिक हैं या आप एंटरटेन के लिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो परेशानियाँ जो है मिथुन लग्न में इस समय इस कॉम्बिनेशन के बनने के कारण रहेगा। और बार-बार मैं बोल रहा हूँ, रीढ़ की हड्डी वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा-सा, यानी बैक पेन जिसको कहा जाता है, वो परेशानी भी इस ड्यूरेशन में बढ़ेगी। अब हम कर्क लग्न की बात करते हैं। देखिए, कर्क लग्न में ये जो ग्रहण लगेगा आपके अष्टम भाव पे रहेगा। अष्टम भाव रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भाव है। जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, स्कॉलर हैं, ऐसे कर्क लगन वाले जातकों के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में कोई बड़ा लॉस होने की संभावना भी अष्टम में हो सकता है। देखिए, लॉस का भी हाउस है, गेन का भी हाउस है, लेकिन किसी प्रकार की अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं, लगातार स्टडी कर रहे हैं, विद्यार्थी वर्ग हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। अदरवाइज़ धन का अकस्मात किसी प्रकार का फ्लो रुक जाना, ये ग्रहण के बाद ऐसा पॉसिबल है। आपकी किसी के साथ वाद-विवाद बहुत तेज़ी से बढ़ जाए, इसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन आपके वाणी का जो प्रभाव रहेगा, वो बहुत ज़्यादा होगी। आपके जो कथनी और करनी वाली जो बात है, दोनों को अगर आप कोरिलेट करेंगे, तो एक प्रकार से आपको यहाँ पर अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। और सूर्य राहु का जो ग्रहण है, आपके मारक ग्रह को ग्रहण लग रहा है, लेकिन इस बीच में थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ भी आएगा और ये हेल्थ इश्यूज़ वायरल इन्फेक्शन इत्यादि हो सकता है। थोड़ा आपको ध्यान इसमें देना चाहिए। सिंह लग्न की बात किया जाए तो सिंह लग्न में ये सप्तम भाव में रहेगा। सप्तम भाव जो होता है वो आपके जीवन साथी का स्थान है, आपके बिजनेस पार्टनर का स्थान है। और इस भाव में ग्रहण लगने का मतलब है कि आपके जीवन साथी के साथ किसी प्रकार के डिस्प्यूट हो सकते हैं। और इस समय ऐसा भी हो सकता है कि आप जन्म स्थान से काफ़ी दूर कहीं यात्रा के लिए निकल जाइए। पैसे का इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के कीजिएगा। इस समय अगर पैसे आपने कहीं इधर-उधर खर्च कर दिए, तो आपके लिए बहुत लंबे टाइम तक परेशानियाँ हो सकती हैं। एक तो पापकर्तरी योग में मंगल शत्रुवंता योग बना रहा है, जो कि अच्छा है, लेकिन पिता के लिए समय थोड़ा-सा खराब हो सकता है। और इस समय कोशिश कीजिए कि किसी बात को ज़िद में आके नहीं कीजिए, क्योंकि इस समय मैं देख पा रहा हूँ कि जो भी सिंह लग्न वाले जातक हैं, उनका अहंकार जो कि लगन पर सूर्य की दृष्टि पड़ने के कारण ऐसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो थोड़ा आपको वार्तालाप करते समय बहुत सोच समझ कर कीजिए, और अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कंसल्टेशन लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए, कन्या लग्न में बेसिकली अगर आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा, तो कन्या लग्न में सूर्य, राहु, बुध और शुक्र, चंद्रमा, ये सभी आपके लगन के रिस्पेक्ट में छठवें भाव में रहेंगे। अब यहाँ पर मंगल तो आपके परम उच्च में के जाकर बैठे ही हुए हैं, लेकिन अष्टमेश कभी भी उच्च का हो जाए तो अच्छा नहीं माना जाता है। संतान को लेकर किसी प्रकार की पीड़ा उत्पन्न हो, लेकिन जो भी इस ड्यूरेशन में संघर्ष करेगा, इन 2 मंथ में जो संघर्ष कर लेगा, जो कन्या लगन वाले जातक होंगे, उनको आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छा, आप ये मान के चलिए कि एक तपस्या का समय, इस समय तपस्या करना चाहिए, और आने वाला समय आपके लिए एक गोल्डन पीरियड भी बना देगा। लेकिन जो लोगों के ऊपर लीगल इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देकर ही इस पर कदम उठाना चाहिए। और जहाँ तक हो सकता है, अगर केस आपके हाथ में नहीं आ रहा है, तो आपको कम से कम सेटलमेंट करके ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि छठवें भाव में सूर्य राहु का ग्रहण योग आपको संघर्ष काफ़ी कराएगा। संघर्ष कराने के बाद, और शुभ ग्रह जो है आपका लग्नेश भी जो है वो साथ में छठवें भाव में बैठा, वो आपके लिए एक परेशानी कर सकता है। साथ में ये पाप कर्तरी योग भी बना रहा है। तो थोड़ा-सा चैलेंजिंग ये समय ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो जो उपाय मैं लास्ट में बताऊँगा, उस उपाय को आपको करना होगा। और कोशिश कीजिए कि इस ड्यूरेशन में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग के लिए जो लोग निकल गए हैं, उनके लिए समय अच्छा हो जाएगा, जो कन्या लग्न के हैं। देखिए, अब हम तुला लग्न वाले जातकों की बात करेंगे।
तुला लग्न में पंचम स्थान यानी संतान के स्थान पे ग्रहण लगेगा, संतान से किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता डेवलप हो सकती है, मानसिक तनाव भी पंचम भाव से देखा जाता है, तो जो आपके सोचने-समझने की क्षमता है, वो राहु और सूर्य के कारण थोड़ी-सी परेशानी बढ़ सकती है। और अगर आप गर्भवती महिला हैं, तो आपके भी गर्भ-हानि के योग यहाँ पर साधारणतः पंचम में अग्नि ग्रह जब होते हैं, तो काफ़ी परेशान करते हैं। तो ये समय बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने का है, पेशेंस रखने के बाद ही कोई डिसीज़न ले सकते हैं। अगर इस समय किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको कम से कम 27 अप्रैल तक रुक कर ही करना चाहिए। और प्रॉपर्टी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ये सारे समय आपके अनुकूल है, लेकिन 27 अप्रैल के बाद करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। चलिए अब हम अगले लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा? वृश्चिक लग्न में ये ग्रहण जो पड़ रहा है, आपके चतुर्थ भाव में पड़ रहा है, आपके माता के स्थान पे पड़ रहा है, आपके लंग्स वाले पोर्शन पे पड़ रहा है, आपके चेस्ट के पोर्शन पे पड़ रहा है। तो ये ग्रहण के कारण जो है, थोड़ा मदर को किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। वाहन इत्यादि चलाते समय बेहद सावधानी बरतिएगा। वाहन दुर्घटना होने की भी संभावना यहाँ पर वृश्चिक लग्न में बन रही है। और उदर संबंधित परेशानियाँ भी इस ड्यूरेशन में रहेंगी, इसलिए हेल्थ को लेकर और साथ में ड्राइविंग को लेकर ये 2 पार्ट ऐसे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी देना चाहिए। इसके अलावा फाइनेंस की स्थिति जो रहेगी पहले से काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और जॉब इत्यादि में भी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं दिख रही है, केवल वाहन दुर्घटना होना, उधर संबंधित परेशानी उत्पन्न होना, ये 2 चीज़ें जो हैं इस ग्रहण के प्रभाव के कारण देखने को मिलेगा। और शेयर सट्टा, लॉटरी इत्यादि में इन्वेस्ट आपको इस समय नहीं करना चाहिए, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, यानी धनु लग्न वाले जातकों के लिए समय कैसा बीतने वाला है। तो देखिए, धनु लग्न की अगर हम लोग बात करते हैं, तो धनु लग्न में ये ग्रहण कहाँ पे पड़ रहा है, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए। तो ये ग्रहण जो आपके पराक्रम भाव में पड़ रहा है, पराक्रम भाव में पड़ने का मतलब है कि आपके पराक्रम को ये बढ़ाएगा, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं कि पराक्रम नहीं बढ़ेगा। थोड़ा शायद चार्ट लोड होने में टाइम लग रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ चार्ट इसका क्लियर हो जाए। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, धनु लग्न में यह ग्रहण उपचय भाव में लग रहा है, तीसरा भाव उपचय भाव माना जाता है। सूर्य राहु अगर यहाँ पर आ जाए तो पराक्रम को बढ़ाते हैं, लेकिन आपके मित्र रिश्तेदार ही आपको धोखा दे सकते हैं इस ड्यूरेशन में, इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए। और ये आपके गले का भी, श्वास नली का भी पार्ट है, तो जो लोग एस्थमेटिक हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टमेश होते हैं, गले में जाएंगे, वहाँ पर सूर्य को ग्रहण लगाएंगे, और सूर्य जो है पितृभाव के मालिक है, नवम त्रिकोण के मालिक है, तो थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर आपके गले से रिलेटेड हो सकती है। और सगे संबंधियों से और मित्रों से आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरत कर ही कोई काम को करना चाहिए। ये टाइम जो है रीढ़ की हड्डी इत्यादि में दर्द भी थोड़ा बढ़ सकता है, यानी हेल्थ को लेकर थोड़ी परेशानी देख रहा हूँ। वेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा इतनी परेशानी नहीं है, केवल जो सावधानी बताए हैं उसको कीजिए, और लास्ट में जो उपाय बता रहा हूँ उसको आप लोगों को एक साथ सभी लोगों को ये उपाय करना चाहिए। अब हम मकर लग्न की बात करते हैं। देखिए, मकर लग्न में ये ग्रहण जो लग रहा है आपके द्वितीय भाव में लग रहा है, धन के भाव में लग रहा है, परिवार का भाव है, आपके वाणी का भाव है, और आपके अष्टम को भी देखेगा। तो ये थोड़ा-सा टाइम जो रहेगा, फाइनेंस के लिए समय थोड़ा-सा खराब माना जाएगा, क्योंकि धन स्थान पर ही पाप कर्तृयोग का बनना और साथ में द्वितीय भाव मारक होता है, और वहाँ पर सूर्य का, राहु का, चंद्रमा का, तीनों का एक साथ बैठ जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। केवल आपका जो दशमेश है वो साथ में बैठा हुआ है, आपका अत्यंत योग कारक पंचमेश नवमेश आकर बैठा हुआ है, ये 2 चीज़ आपके लिए अच्छा रिज़ल्ट देगा। मतलब फाइनेंशियली जो है, जो परेशानी सूर्य राहु का होगा, जो कि गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, इस ड्यूरेशन में आपको ध्यान देना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट रिलेटेड कोई इश्यू होता है, तो सूर्य राहु मतलब कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड काम अगर आप करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरत कर कीजिएगा। और
परिवार में किसी बात को लेकर थोड़े से वाद-विवाद बढ़ सकते हैं। तो वाद-विवाद बढ़ाने से कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आपको कैसे उसको कम करके रखना है, पहले से प्लानिंग करके रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फंड्स में थोड़ी-सी परेशानी आएगी, लेकिन फिर भी भाग्य इस समय आपका साथ देगा। शेयर सट्टा इत्यादि में लाभ भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन थोड़ा-सा हेल्थ को लेकर जो परेशानी है वो ग्रहण के कारण थोड़ा-सा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न, क्योंकि कुंभ लग्न या कुंभ राशि जिसको कहा जाए उसी पर ये ग्रहण लग रहा है। तो कुंभ लग्न वाले जितने भी लोग हैं, उनके लिए सूर्य राहु का एक साथ जाकर बैठना, यानी जो शरीर है उस पे दुर्बलता देगा आपके। आपके मानसिक तनाव को ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा सकता है। सर में, क्योंकि फर्स्ट हाउस को ही हम लोग लग्न मानते हैं, तो फर्स्ट हाउस में सूर्य राहु का ये ग्रहण थोड़ा-सा मानसिक चिंता बढ़ाने वाला और साथ में जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट करा सकता है। तो संबंध सही रहे, इसके लिए आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखना चाहिए। और इस समय जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए जॉब मिलने की जो संभावना रहेगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन काफ़ी दौड़-भाग करना पड़ेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अंतिम लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है? तो देखिए, मीन लग्न अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, मीन लग्न जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, उसमें सूर्य, राहु, डेटा शायद अभी रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ज़रा रिफ्रेश हो जाए। कुछ तो हाँ, अभी जाकर हुआ रिफ्रेश, राइट, ठीक है। तो अगर आप मीन लग्न को देख रहे हैं, तो ये ग्रहण आपके द्वादश भाव में लग रहा है। द्वादश भाव में सूर्य राहु एक साथ हो जाए तो वैसे ही लीगल परेशानियां हो सकती हैं। यात्राएं करने के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग किसी प्रकार का लीगल एक्शन अगर चल रहा है, ऑलरेडी कोर्ट कचहरी के मुकदमे चल रहे हैं, तो थोड़ी सी परेशानी इस ड्यूरेशन में बढ़ेगी। हॉस्पिटल के चक्कर भी आपको काटने पड़ सकते हैं इस ड्यूरेशन में। और क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा ग्रहण लगा रहा है, चंद्रमा आपके संतान का मालिक है और संतान जो है वो हॉस्पिटल में जाकर सूर्य के साथ बैठा है, तो हो सकता है संतान को लेकर थोड़ी परेशानी हो, जिसके कारण मानसिक चिंताएं भी थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो ये एक चीज़ जो है मीन लग्न में क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, लंबी दूरी की ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, उनके लिए प्रभाव जो है डाइल्यूट हो जाएगा। अब हम उपाय देखते हैं कि इस ड्यूरेशन में क्या करना चाहिए, पूरा क्या उपाय हम लोग को रखना चाहिए। देखिए, सूर्य का ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए जब ये ग्रहण होगा, टाइमिंग आप लोगों को पहले ही बता दिया था, अगर नहीं है दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये भारतीय समय अनुसार संध्या काल 3:56 से प्रारंभ होगा और 7:27 तक लगभग रहने वाला है। दिखाई नहीं देगा अलग बात है, लेकिन जब भी ग्रहण है, मतलब ग्रहण चल रहा है, ये हम लोग को पता है, तो उस समय आप लोग को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको यूट्यूब पे वीडियो लगाकर सुन भी सकते हैं। ततो युद्धो परिश्रांता समरे चिंतया स्थितम रावणम च क्रतो दृष्ट्वा युद्धा समुपस्थितम। इस तरीके से आपको पूरा 30 श्लोक मिलेगा और उसी 30 श्लोक को आपको पढ़ना है। जिन लोगों को सूर्य से संबंधित, यानी हड्डियों से रिलेटेड परेशानी, आँखों से रिलेटेड परेशानी या कोई गवर्नमेंट टेंडर से रिलेटेड परेशानी है, ऐसे सभी लोगों की परेशानी यहाँ पर कम हो सकती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, जिनको कुछ नहीं आता है वो ओम सूर्याय नमः या ओम भास्कराय नमः का आप जाप कर सकते हैं। और ऐसा करने से भी काफ़ी आपको राहत मिलेगा। नहीं हो तो आप गायत्री मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का प्रयोग करने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिनके संतान को लेकर परेशानी इस ड्यूरेशन में रहेगा, उनको संपुटक महामृत्युंजय का जाप ज़रूर करा लेना चाहिए और अगर कोई परेशानी हो तो कंसल्टेशन तुरंत लेना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम से ना। ओम नमः शिवाय।